अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानते हैं। सपोज दो बॉल्स हैं हमारे पास, ए और बी। ए का सपोज मास एम ए है, बी का एम बी, और वो इनिशियल वेलोसिटी यू ए से जा रही थी ए बॉल, और यू बी से जा रही है बी बॉल। ये आपस में दोनों टकराती हैं। दोनों एक दूसरे पे जब टकराएंगी, मान लो सपोज टी टाइम के लिए टकराती हैं, तो फोर्स एक्सर्ट करेंगी। जो ए ने एक्सर्ट किया फोर्स, उसको हम नाम देते हैं एफ ए बी। जो बी ने एक्सर्ट किया ए पे फोर्स, उसको नाम देते हैं एफ बी ए। और उसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी टकराने के बाद, तो हम बोलते हैं सपोज कि एम ए का जो मास ए ऑब्जेक्ट थी उसकी फाइनल वेलोसिटी वी ए हो गई, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट बी थी उसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वी बी हो गई। तो इसका ये देखते हैं कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था ए ऑब्जेक्ट का, वो था मास इनटू वेलोसिटी, मतलब एम ए मल्टीप्लाई बाई यू ए, और आफ्टर कोलिजन हो गया एम ए और वी ए, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये दोनों मोमेंटम आ गया इसका। तो फोर्स जो इसने ए बी अप्लाई की एफ ए बी, वो कितनी होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो हमें ये मिल गया, जो फोर्स है वो एम ए मास हो गया, चेंज इन वेलोसिटी वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाय टाइम टी। तो ये एफ ए बी हमें पता लग गया। ऐसे ही एफ बी ए बी जो निकालेंगे वो भी ऐसे ही निकलेगा, एम बी मास बी ऑब्जेक्ट का, उसकी फाइनल वेलोसिटी वी बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू बी डिवाइड बाई टाइम। अब दोनों फोर्स हमें पता लगी, एफ बी ए और एफ ए बी। और इसमें अब हमें पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब जो ये दोनों फोर्सेस हैं एफ बी ए और एफ ए बी, ये इक्वल होनी चाहिए। तो एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ही डायरेक्शन में होती तो ये माइनस साइन ना होता, क्योंकि ऑपोजिट है तो माइनस साइन भी आएगा। तो इसको हमने वैल्यू एफ बी ए बी की और एफ बी ए की वैल्यूज इसमें दोनों डाली हैं। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, तो बन जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मतलब मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट, उसका इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम बी ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बी ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो टोटल मोमेंटम था ए और बी ऑब्जेक्ट का, वो इक्वल है उसके फाइनल मोमेंटम जो दोनों का जो सम है उसके बराबर। मतलब कि कोलिजन के बाद अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रही हो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसका इनिशियल मोमेंटम दोनों का फाइनल मोमेंटम के बराबर है। तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल मोमेंटम दो ऑब्जेक्ट्स का चेंज नहीं होगा या कंजर्व रहेगा उनके टकराने से, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उन दोनों पे नहीं लगती है। एक एक्टिविटी करते हैं, एक रबड़ का बैलून लेते हैं, उसमें हवा भर के उसको बांध देते हैं थ्रेड से, धागे से, और एक इस तरह नीचे जैसे दिखा रखा है, स्ट्रॉ ली हमने, स्ट्रॉ जैसे जिसमें से हम पानी पीते या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उस स्ट्रॉ के बीच में से धागा निकाला और ऐसे उसको दोनों तरफ बांध दिया कहीं दीवार के ऊपर स्ट्रॉ को, और स्ट्रॉ के साथ इस गुब्बारे को भी हमने मतलब जोड़ दिया टेप से किसी तरीके से। अब एक दीवार के पास ले जाके उस गुब्बारे की जो पीछे हमने बांध रखी थी हवा रोकने के लिए धागा, उसे एकदम खोल दीजिए और देखिए गुब्बारा स्ट्रॉ के साथ दूसरी तरफ भागेगा। तो ये एक्टिविटी आप करके देखिए। इससे हमें क्या पता लगा कि गुब्बारे की जो हवा इस तरफ निकल रही है, तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या हो रहा है कि गुब्बारा दूसरी तरफ जा रहा है। हवा निकलने का जो एक्शन है उसका रिएक्शन ये हो रहा है कि गुब्बारा दूसरी तरफ जा रहा है।
एक और एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हमने ग्लास ट्यूब ली और उसमें पानी डाला थोड़ा सा और ऊपर से कॉर्क से बंद कर दिया हमने टेस्ट ट्यूब को, और उसको धागे से हमने बांध दिया ऐसे, ये जो नीचे फिगर में दिखा रखा है, और नीचे हमने उसे बर्नर से उसको गर्म करना शुरू किया। जब तक वाटर वेपर्स बनेंगे, तो हम थोड़ी देर में देखेंगे जब वाटर वेपर्स का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो कॉर्क निकल के दूसरी तरफ जाएगी और जो टेस्ट ट्यूब है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाएगी। कॉर्क आगे की तरफ जाएगी, टेस्ट ट्यूब पीछे की तरफ जाएगी। और आप इस टाइम दोनों के वेलोसिटी में भी डिफरेंस देखेंगे कि कॉर्क बड़ी तेजी से गई और टेस्ट ट्यूब धीरे आएगी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब का वजन ज्यादा था तो वो थोड़ी धीरे आएगी, कॉर्क का वजन हल्का था तो वो ज्यादा तेजी से जाएगी। तो एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक बुलेट है 20 ग्राम की, और इसको हमने हॉरिजॉन्टली फायर किया, और इसकी जो वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड से ये फायर हुई है। जो पिस्टल का वजन है वो है, मास जो है 2 kg। तो हमने रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है पीछे की तरफ, पिस्टल पीछे की तरफ जो झटका मारी तो उसकी वेलोसिटी क्या है ये कैलकुलेट करनी है। तो हमें मास दे रखा है, बुलेट का मास 20 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.02 kg बन गया। पिस्टल का मास दे रखा है M2 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि दोनों चीजों, बुलेट और पिस्टल की इनिशियल वेलोसिटी U1 0 थी और U2 पिस्टल की भी 0 थी, U1 और U2 दोनों 0 हैं। फाइनल वेलोसिटी हमें बुलेट की बताई गई है 150 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन बुलेट की लेफ्ट से राइट थी, पॉजिटिव, उसे हम लेते हैं। तो अब मोमेंटम कैलकुलेट, हमें यह पता है कि टोटल मोमेंटा ऑफ पिस्टल प्लस बुलेट शुरू में और बाद में इक्वल होना चाहिए। तो बुलेट फायर करने से पहले कितना मोमेंटम था, M1 U1 प्लस M2 U2। तो यो वेलोसिटी तो दोनों की 0 थी तो वो बाहर ले लिया, M1 U1 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी 0। तो ये मल्टीप्लाई 0 करने के कारण 0 ही है, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 था। तो फाइनल मोमेंटम देखते हैं कितना होगा। फाइनल मोमेंटम है जो दोनों M2 प्लस V2, मास जो था उस बाद का जो उसमें 0 पॉइंट, बुलेट का मास प्लस बुलेट की स्पीड प्लस पिस्टल का मास मल्टीप्लाई बाई पिस्टल की फाइनल स्पीड। तो ये इससे हमें आ गया 3 + 2v, इसको सिंप्लीफाई करके। तो अब हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण दोनों सेम होना चाहिए। तो ये आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायर, मतलब ये इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू फर्स्ट वन। 3 + 2v इज इक्वल टू 0। इसमें से v निकल जाएगा हमारे पास नेगेटिव में 1.5 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बुलेट है जिस डायरेक्शन में गई थी, जो पिस्टल है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक जो लड़की है 40 kg वजन है उसका, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जा रही है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से, और एक कार्ट सामने, स्टेशनरी कार्ट खड़ा है, फ्रिक्शनलेस जिसके व्हील हैं, और उसका मास 3 kg है। तो अब उसका हमें वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी जिसके ऊपर कार्ट मूव करने लग जाएगा। हमें ये बताया गया है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही इसमें। अभी इसमें जैसे दिखा रखा है, पहले ये जो लड़की थी ये 40 kg वजन है इसका और 5 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में जा रही है। कार्ट खड़ा था, कार्ट का वजन 3 kg है। उसके बाद ये कार्ट के ऊपर एकदम आ गई और आगे की तरफ चल पड़ी। तो अब कार्ट और टोटल वजन इनका 43 kg हो गया। तो अब हमें वेलोसिटी निकालनी है कि ये कार्ट किस डायरेक्शन से आगे जा रहा होगा। अब लड़की और कार्ट एक ही वेलोसिटी से आगे, v फाइनल वेलोसिटी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम सपोज लिखते हैं कि v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं जो लड़की का और कार्ट का, m1 v1 प्लस m2 m1 u1 प्लस m2 u2। तो मास जो
है वो लड़की का 40 kg मल्टीप्लाई बाई उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 5 प्लस कार्ट का वजन 3 kg प्लस उसका वेलोसिटी कार्ट तो खड़ा था तो 0, तो टोटल इससे हमें आ गया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। और ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी जो m2 प्लस m1 प्लस v1 प्लस m2 प्लस v2, ये फाइनल, क्योंकि दोनों वेलोसिटी जो दोनों की सेम है तो v2 और v1 और v2 बराबर है तो उसको v से ही डिनोट कर रहे हैं हम। मास वेलोसिटी बाहर चलेगी, अंदर मास जो हम प्लस कर सकते हैं, तो 43 v जो है फाइनल मोमेंटम आ गया। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्व बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम जो है वो इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के, तो 43 v इज इक्वल टू 200 v से कैलकुलेट करेंगे हम तो निकलेगा 4.67 मीटर पर सेकंड। तो कार्ट और जो लड़की है वो 4.65 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन से जा रहे हैं, ये हमें इससे पता लगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हॉकी खेल रहे हैं दो जो प्लेयर्स हैं। तो एक फर्स्ट प्लेयर जो है उसका वजन 60 kg है और वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की तरफ से आगे जा रहा है, और जो सेकंड प्लेयर है उसका वजन 55 kg है और वो 6 मीटर पर सेकंड की तरफ से इस तरफ आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये आपस में दोनों टकराते हैं और टकराने के बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी से किस तरफ जाते हैं। एक तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें, और ये हम एज्यूम करते हैं कि जो ग्राउंड के ऊपर इनकी फ्रिक्शन है वो 0 है। हाँ, तो इसको इस तरीके से करते हैं। एक तो जो ग्राफ के अंदर, क्योंकि राइट साइड को जो चीज जाती है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, जो लेफ्ट साइड जो चीज मूव कर रही है उसको नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो इसमें हमें मान लीजिए मास दोनों को m है और u से उनकी इनिशियल स्पीड रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास 1 जो प्लेयर का है वो 60 kg है और इसकी इनिशियल स्पीड, क्योंकि वो राइट साइड में जा रहा है इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, तो उसको 5 मीटर पर सेकंड लेते हैं। ऐसे ही मास दूसरे का 55 kg और स्पीड क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो एक इसकी स्पीड हम नेगेटिव लेते हैं, तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, वो है m1 u1 प्लस m2 u2, तो 60 kg मल्टीप्लाई बाई +5, 55 kg मल्टीप्लाई -6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव इसमें आया मोमेंटम -30 kg मीटर पर सेकंड। और सपोज फाइनल जो वेलोसिटी है, ये दोनों एंटेंगल हो गए तो एक ही वेलोसिटी v से किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी v है, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि v1 v2 बराबर ही है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे एंटेंगल होने के बाद, तो v बाहर आ गया, अंदर m1 प्लस m2 बचा। तो ये हम कैलकुलेट किया 115 v आया। तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम करेंगे तो 115 v इज इक्वल टू जो -30 हमारे पास आया था, तो इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये -0.26 मीटर पर सेकंड आया। माइनस में आया मतलब कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ ये मूव कर रहे होंगे कोलिजन के बाद, मतलब ये जो ये राइट साइड वाला जो प्लेयर आया था वो उस डायरेक्शन के अंदर ये मूव करेंगे इस v। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास।